Hello plus 1 class. I hope you all are fine. In our previous videos we had discussed about 3rd century crisis and gender. तो हमने ये पढ़ा था कि जो 3rd सेंचुरी थी वो रोमन एम्पायर के लिए काफ़ी नेगेटिव टाइम पीरियड रहा था, काफ़ी डेटोरेटिंग टाइम पीरियड रहा था. किसी बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा कि पेज नंबर 61 टू 62 तक या 63 यानी जो हमारा अर्ली एम्पायर का जो टॉपिक था उसमें जो मेन MCQs हैं क्या आप डिस्कस कर सकते हैं. तो मैं आपको ये बता दूं कि उसमें जो MCQ वैसे तो वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है चैप्टर का, लेकिन उसमें भी MCQs बन जाएंगे. जैसे प्रिंसिपेट का जान सकते हैं कि प्रिंसिपेट जो टर्म थी वो किस राजा ने शुरू की थी, और ये भी जान सकते हैं कि ससैनियंस कौन थे, सेनेट्स कौन थे, और तिबेरियस जो था वो नेचुरल सन नहीं था. तो ये मेन जो थे ऐसे ऐसे MCQs वगैरह आ सकते हैं. और वो ग्रेट अर्बन सेंटर्स पूछ सकते हैं कितने थे, 3 थे, जैसे कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक नाम की जगह हो गई. तो और वहाँ का जो मेन फीचर हुआ करता था जैसे पब्लिक बाथ सिस्टम, जो हम प्लस 2 में भी पढ़ेंगे कि सिटाडेल का भी जो एक था वो पब्लिक बाथ सिस्टम काफ़ी मेन फीचर था. तो ऐसी चीज़ें जो थी वो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बाकी इसमें कोई MCQ का इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं है. ये जो टॉपिक था ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमने जो कल डिस्कस किया था वो 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बारे में पढ़ लिया था कि जो रोमन एम्पायर थे उस पर 2 डेंजर आ गए थे. एक जर्मेनिक ट्राइब की वजह से एंड दूसरा, अगर आपको याद हो तो, वो कौन थे, ससैनियंस थे, और उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था. फिर हमने जेंडर लिटरेसी और कल्चर टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था जिसमें हमने जेंडर का जो टॉपिक था वो डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो फीमेल्स थी वो डोमिनेटेड थी बाय मैन, एंड जो चाइल्ड कंडीशन थी यानी चिल्ड्रन कंडीशन थी वो भी वहाँ पर काफ़ी वर्स थी. लेकिन वीमेंस को एक काफ़ी अच्छा राइट मिला हुआ था, एक तो अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए, और दूसरा आफ्टर डिवोर्स भी वो क्या कर सकती थी, अपनी सारी की सारी डॉरी लेकर जा सकती थी. तो ये सारी कल बातें हमने डिस्कस की. साथ ये भी डिस्कस किया कि वहाँ का जो फैमिली सिस्टम था वो नेटल फैमिली सिस्टम था यानी न्यूक्लियर फैमिली. आफ्टर मैरिज जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स से क्या हो जाते थे, सेपरेट हो जाते थे, और जो पेरेंट्स हुआ करते थे उनकी जो टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी वो स्लेव्स रख लेते थे, स्लेव्स हायर कर लेते थे, और वो फिर जो वो स्लेव्स हुआ करते थे वो क्या बन जाते थे, उन्हीं के घर के मेंबर्स बन जाते थे. ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की. आज जो हम बात करेंगे वो लिटरेसी और कल्चर के बारे में बात करेंगे. आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लिटरेसी. जो लिटरेसी रेट थी ना वहाँ की, वहाँ वो जो थी वो काफ़ी कैजुअल लिटरेसी थी. अभी हम बात करेंगे कि ये कैजुअल लिटरेसी क्या होती है. कैजुअल लिटरेसी मतलब वहाँ के जो लोग थे ना वो ज़्यादा हाई फाई पढ़े लिखे नहीं थे, जितनी उनकी ज़रूरत हुआ करती थी ना वो उतना ही पढ़े लिखे हुआ करते थे. यानी काफ़ी कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, और जो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे वो भी कोई हाई लेवल के पढ़े हुए लिखे नहीं होते थे, सिर्फ उतना ही पढ़े लिखे हुआ करते थे जिनसे उनका गुजारा हो रहा था. कोई एक्स्ट्रा नॉलेज उनके पास नहीं हुआ करती थी. और ये सारी बातें हमें किससे पता चली, वहाँ पे जो वॉल्स थी ना उन वॉल्स पे क्या किया गया था, ये सारी बातें डिपिक्ट की गई थी, बताई गई थी. इन बातों से हमें पता चला था. और ये जो वॉल्स डिपिक्शन थी वो क्या थी, एडवर्टीजमेंट के बेस पे थी, यानी एडवर्टीजमेंट की हुई थी. एंड एक वर्ड आपकी बुक में यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ ग्राफिटी. ग्राफिटी मीन्स ग्राफिक्स, इमेजेस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह. उन पिक्चर से ये डिपिक्शन मिला कि वहाँ का जो लिटरेसी रेट था वो काफ़ी कैजुअल था, यानी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और बहुत ही कम लोग ही थे जो पढ़े लिखे थे, और जो पढ़े लिखे थे वो भी इतने ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, यानी कोई एक्सेप्शनल नॉलेज उनके पास नहीं हुआ करती थी. तो ये सारी बातें हमें पता चली. और ये कब, कहाँ, कैसे पता चली, वॉल से पता चली. कौन सी वॉल्स, कहते हैं वहाँ पे एक पॉम्पी नाम की जगह हुआ करती थी. कौन सी जगह, पॉम्पी नाम की जगह हुआ करती थी. ये जो पॉम्पी नाम की जगह थी ना वहाँ पे क्या हो गया था, वोल्केनिक इरप्शन हो गया था, और उसकी जो सारी
वॉल्स थी वो क्या हो गई थी, बरीड हो गई थी, यानी जितना भी ये एरिया था वो सारा का सारा बरीड हो गया था। और आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ये बरीड आइटम्स को टेस्टिंग की और ये सारा कुछ रिसर्च किया, तब उन्हें पता चला कि पॉम्पी में दीवारें ऐसी हुआ करती थी जिसमें एडवर्टीजमेंट शो की जाती थी और साथ साथ ग्राफिटी वर्क किया गया था, जिससे वहाँ के लिटरेसी का पता चला कि वहाँ की जो लिटरेसी थी दैट इज़ कैजुअल, यानी काफ़ी लो थी। लेकिन अगर हम बात करें इजिप्ट की, किसकी, इजिप्ट की, इजिप्ट जो एरिया थे ना वहाँ पे जो लिटरेसी थी काफ़ी अच्छी लिटरेसी थी, वहाँ की जो लिटरेसी थी काफ़ी एज़ कम्पेयर टू पॉम्पी, इजिप्ट की जो लिटरेसी थी वो काफ़ी अच्छी थी, यानी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ करती, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तो यहाँ की जो लिटरेसी थी वो थोड़ी हाई लिटरेसी थी एज़ कम्पेयर टू पॉम्पी। ये कैसे पता चला, इसके लिए जो सोर्स मिला था दैट इज़ पेपिरस। मैंने आपको बताया था कि राजा महाराजा को एक लेटर वगैरह आया करता था इस शेप का, मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके दिखाया था। अगर आपने कोई सीरियल्स या मूवी में देखा हो तो ऐसे रोलिंग करके ये रोल हो जाता था और इसे ऐसे खोल के पढ़ा जाता था, इसमें सब लिखा होता था। तो इन पेपिरस से हमें पता चला कि जो इजिप्ट की लिटरेसी थी वो काफ़ी हाई थी एज़ कम्पेयर टू पॉम्पी। और इसी पेपिरस से हमें पता चला कि वहाँ के जो लोग हुआ करते थे ना, एजुकेटेड लोग, वो भी कौन हुआ करते थे, जैसे सोल्जर्स हो गए, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, ये काफ़ी एजुकेटेड हुआ करते थे, इन्हें पढ़ना लिखना आया करता था, और एस्टेट मैनेजर। तो इस तरह के वहाँ के ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनसे पता चला कि वहाँ की जो पढ़ाई थी वो काफ़ी अच्छी थी, यानी वहाँ के जो लोग थे काफ़ी एजुकेटेड लोग थे। तो यही टॉपिक है आपका लिटरेसी के बारे में अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब जो हम बात करेंगे दैट इज़ कल्चर। कल्चर, सबसे पहले मीनिंग हम समझते हैं कल्चर क्या होता है। कहते हैं किसी जगह के रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, यानी रीति रिवाज, रिचुअल्स, काम करने के तरीके, वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका, एंड फेस्टिवल्स, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, कल्चर्स कहेंगे। यानी हर किसी का अपना ही रिचुअल होता है, ट्रेडिशन होता है, बोलने का तरीका होता है और फेस्टिवल। अब आपको पता ही होगा कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, उसके पास डाइवर्सिटी है, यानी डिफरेंट टाइप की क्या है, कल्चर्स है, यानी उसमें कल्चर की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन कल्चर। पता ही होगा डिफरेंट टाइप्स के लोग यहाँ पर रहते हैं और हर किसी का अपना ही तौर तरीका है, अपने ही रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस है, बोलने का तरीका है, फेस्टिवल्स हैं। तो इंडिया में क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है कल्चर में। ऐसे ही उस टाइम पीरियड में भी क्या था, तो जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे भी क्या थी, डाइवर्सिटी थी कल्चर में। वहाँ पे भी डिफरेंट तरह के लोग रहा करते थे, डिफरेंट तरह के ट्रेडिशंस हुआ करते थे, तरह तरह से लोग बोला करते थे, फेस्टिवल्स हुआ करते थे। अब ये जो हमें बातें पता चली, ये कैसे पता चली, तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सोर्स मिले, उन सोर्सेज में उन्हें क्या मिली, डाइवर्सिटी मिली इन डाइटेज में। डाइटेज मतलब देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हुई करती हैं उसमें डाइवर्सिटी मिली उन्हें। रिलीजन में ऐसे कुछ रिमेन्स मिले थे जिनसे उनके रिलीजन का पता चला, और ये भी पता चला कि देयर वाज सम डाइवर्सिफिकेशन इन देयर रिलीजन। काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस वहाँ बोली जाती थी, मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन ड्यूरिंग रोमन एम्पायर। तो ये भी आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला, इससे हमें पता चला कि डाइवर्सिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। स्टाइल ऑफ ड्रेस या कॉस्ट्यूम से भी पता चला। तो स्टाइल ऑफ ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम से क्या हमें ये बात कैसे पता चली, तो वो जहाँ वहाँ जो स्कल्पचर्स हुआ करते थे, मूर्तियाँ हुआ करती थी, या जो इंस्क्रिप्शन किए गए थे उसमें क्या थे, इमेजेस के ऊपर डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स और ड्रेसेस पहनाई गई थी। तो उससे हमें पता चला कि डाइवर्सिटी थी उनके कॉस्ट्यूम और ड्रेसेस में भी। फूड डाइवर्सिटी भी वहाँ पे डिपिक्ट हुई, पता चली, फूड डाइवर्सिटी भी थी। और साथ साथ ये भी पता चला
कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंस था। ये बहुत मेन पॉइंट है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस कैसे था, यानी लोग जो थे वो किस तरह से रहते थे, किसी के घर कैसे हुआ करते थे, किसी के घर कैसे हुआ करते थे, किसी के रिलीजन की जो जगह हुई करती थी यानी टेम्पल वो कैसे हुआ करता था। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी डिफरेंट पाई गई वहाँ पर। इससे हमें पता चला कि जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे कल्चर की डाइवर्सिफिकेशन थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। काफ़ी लैंग्वेजेस भी वहाँ पर बोली जाती थी, और वो जो लैंग्वेजेस थी वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बोली जाती थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो अरमाइक लैंग्वेज थी वो ईस्ट एरिया में यानी नियर ईस्ट एरिया में बोली जाती थी, और जो प्यूनिक एंड बर्बर लैंग्वेज थी वो नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। सालेटिक स्पेन में एंड नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो उनकी लैंग्वेजेस थी वो भी काफ़ी डिफरेंट थी, यानी लैंग्वेजेस में भी काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन पाया गया था। और ये जो सारी की सारी लैंग्वेजेस थी ना ये वर्बल फॉर्म में थी। वर्बल फॉर्म मीन्स ऑरल फॉर्म में थी, ये सिर्फ बोली जाती थी, इनकी कोई लिपि वगैरह नहीं हुआ करती थी, यानी इनकी कोई राइटिंग फॉर्म नहीं हुआ करती थी। लेकिन 5th सेंचुरी के बाद, आफ्टर 5th सेंचुरी, इनमें से कुछ लैंग्वेजेस, सम लैंग्वेजेस की क्या बनाई गई, लिपि बनाई गई, रिटन फॉर्म इनकी हासिल की गई, लिखना शुरू किया गया, गॉट रिटन फॉर्म। यानी कुछ लैंग्वेजेस आफ्टर 5th सेंचुरीज उनको उनकी लिपि दी गई, उनको लिखना स्टार्ट किया गया। तो यहाँ से हमें कुछ बातें पता चली कि डाइवर्सिफिकेशन जो था वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था कल्चर में। कहाँ पर? रोमन एम्पायर में। तो ये टॉपिक हमने आज डिस्कस किया लिटरेसी और कल्चर के बारे में। एक आपकी बुक पे ना 65 पेज नंबर पे एक कॉलम दे रखी है ब्लू कलर से, जो रिलेटेड है आपके लिटरेसी से, यानी रोमन एम्पायर की जो लिटरेसी थे उसमें कुछ एक फ़नी सी लाइन लिखी गई है। उसमें ये कहा गया है, मैंने आपको बताया था कि कुछ एडवर्टीज़मेंट्स और पिक्चर से हमें पता चला कि वहाँ की जो लिटरेसी थी काफ़ी स्लो रेट थी पॉम्पी स्ट्रीट्स में। तो कुछ एक एडवर्टीज़मेंट लिखी गई है, फनीएस्ट एडवर्टीज़मेंट, उसमें लिखा हुआ है, एक बंदे ने कहा कि आई एडमायर यू फॉर नोट कलेप्सिस इन ruins व्हेन यू हैव टू सपोर्ट सो मच बोरिंग राइटिंग ऑन यू। तो एक बंदे ने ऐसे मजाक में एक दीवार को कह दिया कि हे दीवार, तुम कितनी महान हो कि तुम पे इतना कुछ लिखा हुआ है और फिर भी तुम अपनी एग्जिस्टेंस को नहीं छोड़ रही, यानी अभी तक गिरी नहीं हो, तुम ऐसे की ऐसे ही खड़ी हो, हिम्मत है तुम्हारी, मैं इसके लिए तुम्हारी काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। तो ऐसी एक फ़नी सी लाइन लिखी गई है जिससे हमें पता चला कि वहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, यानी वो राइटिंग वर्क को काफ़ी बोरिंग माना करते थे। तो यही टॉपिक है आपका आज। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके नोट्स साथ साथ बना लें। इफ़ यू आर अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन। सी यू नेक्स्ट वीडियो। Take care. Bye bye. Hello plus 1 class. I hope you all are fine.